Hello dear students, we are on the chapter number 10 whose title is Hu Tu Tu. And question number 1 is when you play kabaddi how many players do you have in a team। कि आप जब कबड्डी खेलते हो तो कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में। कबड्डी टीम में एक्चुअली 12 प्लेयर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन जो ग्राउंड पे खेलते हैं मतलब जो एक्चुअल में खेलते हैं वो 7 प्लेयर्स खेलते हैं और जो 5 प्लेयर्स होते हैं वो सब्सटीट्यूट्स होते हैं। मतलब अगर बाई चांस किसी को चोट वगैरह लग जाती है या कुछ हो जाता है तो वो उस टाइम खेलते हैं वो 5 सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन वी प्ले कबड्डी देयर आर 7 प्लेयर्स इन ए टीम। जब कबड्डी खेलते तो 7 प्लेयर्स होते हैं, खेलते वक्त 7 होते हैं, ठीक है। 7 एक टीम में, 7 दूसरी टीम में। देर तो अब लिख सकते हैं, वैसे इसमें एक्चुअल आंसर ये यहाँ तक ही है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं कि देर आर 12 मेंबर्स इन ए टीम, हाउएवर ओनली 7 प्लेयर्स प्ले ऑन द ग्राउंड एंड 5 अदर सब्सटीट्यूट्स। कि 7 प्लेयर्स ही खेलते हैं और जो 5 मेंबर्स होते हैं वो सब्सटीट्यूट्स होते हैं। मतलब सब्सटीट्यूट्स का मतलब कि अगर बाई चांस चोट वगैरह लग जाए तो वो उनकी जगह खेल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन। कि कितने प्लेयर्स आउट हो गए थे जब श्यामला ने लाइन को टच किया था। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है हुतुतु में कि जब श्यामला खेल रही थी तो जब श्यामला थी मतलब हुतुतु और कबड्डी कर रही थी तो उसको 6 प्लेयर्स ने पकड़ा हुआ था और जब उसने लाइन को टच किया तो वो 6 के 6 प्लेयर्स आउट हो गए थे। तो 6 प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। तो 6 प्लेयर आउट हो गए थे, हो सकता है एक प्लेयर पहले ही आउट हो चुका होगा, तभी 6 प्लेयर्स वहाँ पे लेसन में हमें दिखाया गया है, बताया गया है। आप ओके पढ़ चुके हैं हम लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, वैन यू हैव एन आर्ग्यूमेंट और फाइट ड्यूरिंग ए गेम। कि अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है गेम के दौरान, बट डू यू ऑल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप मतलब सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को क्या करेंगे। देखिए वी ट्राई टू रिमेन काम एंड पीसफुल, हम शांत रहेंगे, एंड ओबे द अम्पायर और रेफरी, और कोई जो भी उसमें एम्पायर वगैरह रेफरी होगा उसकी बात को हम मानेंगे, एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप। और स्पोर्ट्समैनशिप मतलब कि हम खेल भावना दिखाएंगे। वहाँ पर खेल भावना में ये होता है कि हम मतलब लड़ाई नहीं करते हैं बल्कि शांत रहकर हम देखते हैं कि जो एम्पायर वो ठीक डिसीजन ले रहा होगा, क्योंकि वो हम ऐसे बंदे को ही एम्पायर बनाते हैं जो मतलब बाइस्ड अनबाइस्ड होता है, मतलब जो पक्षपात नहीं लेता है। ज़्यादातर ऐसे बंदे को रेफरी बनाया जाता है, तो उस हम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और हम शांत रहकर लड़ाई को मतलब शांत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 80 पे हेडिंग है द गेम ऑफ कबड्डी। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। कि ब्रीथ को रोकना है, मतलब लगातार कबड्डी 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 ऐसे बोलते जाना है। तो आपको देखना है कितनी बार आप बोल सकते हैं बिना सांस लिए। तो कबड्डी कबड्डी बोल के देखिएगा आप कितनी बार बोल सकते हैं, ठीक है। मैं 20, 25, 27 टाइम बोल पाती हूँ, तो 20 to 30 टाइम्स आप लिख सकते हैं। आप छोटे हैं तो 20 to 25 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखना, इस क्वेश्चन को आप करके देखना, ट्राई करना एक बार। क्लास में हमने ट्राई भी किया था शायद कुछ बच्चों ने, तो 20 आया है तकरीबन सबका। हाउ मेनी टाइम्स कैन वी से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज़ देयर एनी डिफरेंस। देखो क्या कहता है, जब एक तो होता है कि बस बैठ के बोलना, ठीक है, और एक होता है कि जब आप कबड्डी खेल रहे हैं एक्चुअल में, तो उस टाइम कबड्डी कबड्डी बोल रहे हैं तो कितनी बार बोल पाते हैं। देखो जब एक्चुअली में कबड्डी खेलते हैं तो उस टाइम हम वैसे भी थक जाते हैं क्योंकि हम भाग रहे होते हैं, तो उस टाइम कम बार हम बोल पाते हैं कबड्डी कबड्डी। तो आई कैन से इट अबाउट 15 to 25 टाइम। पूछ रहा है इज देयर एनी डिफरेंस, येस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5 to 10 काउंट्स। 5 से 10 काउंट्स का डिफरेंस रहेगा। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि बैठे रहने से तो हम बैठ के हम अच्छे से बोल पाते हैं और सांस बिना लिए हम बोल पाते हैं लगातार, क्योंकि हम और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उस दौरान। लेकिन जब हम खेल रहे हैं तो हम उस टाइम हमारा ध्यान दूसरी टीम पे है, ठीक है, और हम भाग भी रहे हैं इधर उधर, तो इसलिए कम बोल पाते हैं, कम टाइम हम कबड्डी कबड्डी बोल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स।
आउट होने का मतलब क्या है? व्हेन डज वन गेट आउट इन कबड्डी, और कबड्डी में कोई भी कब आउट होता है? आउट होने का मतलब क्या होता है कि देखो अगर आउट हो गए तो फिर आगे मतलब उस गेम में आप नहीं खेल पाओगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे गेम को। टू बी आउट इन गेम मीन्स दैट आउट प्लेयर विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू प्ले इन द गेम, कि जो आउट प्लेयर है वो गेम में उसको आगे खेलने के लिए कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो देर आर 3 वेज टू गेट आउट इन कबड्डी, 3 तरीके हैं कबड्डी में आउट होने के। इफ़ अगर मान लो जो जिसको आउट कह रहे हैं वो कब आउट होगा? अगर इफ़ ही इज़ पोस्ट स्टॉप्ड बाय द अपोजिशन टीम, जो अपोजिशन प्लेयर होते हैं जिनको हम डिफेंडर बोलते हैं, ठीक है, वाइल ऑन हिज मूव। देखो जो कबड्डी करते हुए जाता है ना उसको बोलते हैं रेडर, रेडर RAIDER, रेडर, ठीक है। ये तो होता है जो कबड्डी करते हुए जाता है उस बंदे को कहते हैं। तो जब ये दूसरी टीम में जाता है ना तो वहाँ पे डिफेंडर्स होते हैं, जो दूसरी टीम के प्लेयर्स होते हैं, डिफेंडर्स, उनको बोलते हैं डिफेंडर्स। तो अगर डिफेंडर्स ने मतलब अपोजिशन टीम के मेंबर्स ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, जब वो अपनी मूव करा, मूव का मतलब जब वो उधर जा रहा है उस साइड दूसरी साइड, तो अगर अपोजिशन प्लेयर उसको रोक लेते हैं और आने नहीं देते हैं, मतलब उस लाइन, एक सेंटर लाइन होती है उसको टच नहीं करने देते हैं, तो वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ ही टचेज अपोजिशन प्लेयर एंड द अपोजिशन टीम कुड नॉट स्टॉप हिम, और अब उस केस में तो रेडर आउट हो जाता है अगर अपोजिशन प्लेयर उसको रोक लेते हैं और आने नहीं देते सेंटर लाइन पे, और अगर रेडर टच करता है अपोजिशन प्लेयर को, ठीक है, और अपोजिशन टीम उसको रोक नहीं पाती है तो सेंटर लाइन तक आ जाता है। तो जिन जिन बंदों ने उसको टच किया होता है ना, जिन जिन डिफेंडर्स ने उसको टच किया होता है वो सारे आउट हो जाते हैं। अगर एक ने पकड़ा तो एक ही आउट होता है, 2 ने टच किया होता है तो 2 हो जाते हैं, और या जो रेडर है वो टच करके जितने लोगों को आता है वो आउट हो जाते हैं उस केस में। और तीसरा है कि ही लूजेस ब्रेथ, अगर मान लो बाई चांस अगर रोकते भी नहीं है और वैसे ही वो मतलब अपनी ब्रीथ रोक देता है, मतलब सांस ले लेता है, कबड्डी नहीं बोल पाता है, तो भी आउट हो जाता है बिना पकड़े भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, कि प्लेयर को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो के गेम में जैसे वही जैसे भाग रहा होता है, उसने दूसरी टीम के प्लेयर को वो पकड़ता है, ठीक है, जो एक मतलब भागता है वो दूसरी टीम का जो बंदा होता है वो बैठे रहते हैं, और दूसरी टीम का एक खिलाड़ी पकड़ता है दूसरी टीम के खिलाड़ियों को, ठीक है। तो जब आउट जब माना जाता है जब टच किया जाता है। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेज यू, यू आल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, ठीक है, टच से ही मतलब आपकी टर्न आती है। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, कुछ ऐसे गेम्स के नाम बताने हैं जिसमें प्लेयर्स को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो कबड्डी में होता ही है, जैसे अभी हमने किया था, पढ़ा था। खो खो में रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट में भी होता है ऐसे, और ऐसे छुपम छुपाई में भी होता है, हाइड एंड सीक में, आर्म रेसलिंग में, ठीक है, हाइड एंड सीक 2 बार लिख दिया है मैंने, हाइड एंड सीक कर लीजिए यहाँ पे, आर्म रेसलिंग, हाइड एंड सीक एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, व्हाट आर सम अदर गेम इन विच द सेंटर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सेंट्रल लाइन, यहाँ पे एक सेंटर लाइन थी, इधर प्लेयर थे और इधर प्लेयर थे ना खो खो टीम में, ठीक है, कबड्डी टीम में एक कबड्डी टीम इधर थी एक इधर थी, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे ही और कौन कौन से गेम होते हैं जिनमें सेंट्रल लाइन को इम्पोर्टेंट माना जाता है? तो टग ऑफ वॉर एक ऐसी ही ऐसा गेम है, फुटबॉल ऐसा गेम है, हॉकी, डॉग एंड द बोन, ये सारे गेम जिसमें सेंट्रल लाइन इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन, वट आर सम अदर गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग और कलर। कहते हैं कि इसमें तो जैसे पर्सन को हम प्लेयर को टच कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जिनमें किसी चीज़ को छूना होता है, किसी कलर को छूना होता है, टच करना होता है। तो ठीक है, तो देखो ये कुछ गेम्स हैं, देखो क्या गेम है,
इसमें हम खेल सकते हैं टचिंग ए कलर, जैसे कलर रेस, ठीक है। और एक और गेम होता है कि कैन वी टच योर गोल्डन रिवर, फार्मर फार्मर, ये एक पूरा गेम है। फार्मर फार्मर कैन वी क्रॉस योर गोल्डन रिवर, ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। इसमें एक फार्मर बनता है और जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो ये बोलते हैं कि फार्मर फार्मर कैन वी क्रॉस योर गोल्डन रिवर, ठीक है। तो जो फार्मर बनता है उसको कोई कलर या फिर कुछ भी बोल सकता है जो मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके पास हो वो चीज़, ठीक है। मतलब सभी के पास नहीं हो, कुछ के पास हो सकती है। मान लो उसने ब्लू कलर बोल दिया, तो जिन बच्चों ने ब्लू कलर पहना होगा या उनके पास ब्लू कलर होगा तो वो आसानी वो क्रॉस करके जा सकते हैं रिवर को। लेकिन जिन्होंने ब्लू कलर नहीं पहना होगा या जिनके पास ब्लू कलर नहीं होगा वो क्रॉस नहीं कर सकते रिवर को, ठीक है। तो वो भाग के जाते हैं, वो जो क्रॉस नहीं कर सकते, और जो फार्मर बनता है वो उनको पकड़ लेता है, ठीक है। और जिनको पकड़ता है वो फिर उस दूसरे मतलब प्लेयर्स को रोकते हैं रिवर को क्रॉस करने से। ये एक गेम होता है इस तरह से। ऐसे ही एक और गेम होता है व्हाट्स द टाइम मिस्टर वोल्फ, ये भी एक गेम खेलते हैं बच्चे। ग्रैब एंड टैग, मतलब पकड़ते हैं और फिर टैग मतलब दूसरे की टर्न आ जाती है। लेमन रेस में भी हम स्पून को मुंह में लेके चलते हैं तो लेमन को मतलब स्पून को टच करते हैं। तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें कलर्स और चीज़ों को हम टच करते हैं। तो आर सम ऑफ द गेम्स इन विच वी टच थिंग्स और कलर्स। और भी कुछ आप अपनी मर्जी के भी लिख सकते हैं यहाँ पे गेम्स के नाम। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 83 पे, रिमेम्बरिंग दोज डेज। अब यहाँ पे हमने हीरा ज्वाला की वो स्टोरी पढ़ी थी, तो उस स्टोरी के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। हैव यू लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच, क्योंकि वो कोच से क्या सीखती थी, कबड्डी सीखती थी ना। विच वन, कौन सा गेम आपने सीखा है कोच से। आई लर्न फुटबॉल एंड बैडमिंटन फ्रॉम कोचेस। क्या कह रहे हैं कि अब आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं बचपन में मैंने बैडमिंटन अपने स्कूल में मैं खेलती थी, तो मैं कोच थे हमारे उधर स्कूल में, और फुटबॉल के भी कोच थे, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है आई लर्न फुटबॉल एंड बैडमिंटन फ्रॉम कोचेस, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्नड एनी गेम फ्रॉम ए कोच। येस, सम ऑफ माई फ्रेंड्स लर्नड बैडमिंटन फ्रॉम ए कोच। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी कोच से ही सीखा था स्कूल में। तो आप अगर सीखा है आपने तो आप लिखेंगे, नहीं तो नो भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। देखिए हाउ डज़ ए कोच टीच, हाउ डज़ ए कोच मेक प्लेयर्स। पहले तो कैसे टीच करता है, देखो ए कोच टीचेस द ट्रिक्स ऑफ द गेम टू द प्लेयर्स, ट्रिक सिखाता है, ठीक है, और शॉर्टकट सिखाता है। नेक्स्ट, हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करवाता है। ए कोच ऑलवेज एनकरेजेस एंड टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड कन्विंसेस द प्ले। देखो क्या कह रहे हैं कि कोच जो होता है हमेशा एनकरेज करता है, मतलब उनको उत्साह देता है कि और बताता है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस क्या है, कि जो प्रैक्टिस कर रहना है उनको उसके बेनिफिट्स क्या, नहीं तो प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और कन्विंसेस द प्लेयर्स टू डू प्रैक्टिस, और कन्विंस करता है प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। कितनी मेहनत मतलब करनी पड़ती है प्लेयर्स को, आप सोच सकते हैं, मतलब क्या सोचते हो आप इसके बारे में। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी प्लेयर्स जीत पाते हैं, अदरवाइज़ वो जीत नहीं पाएंगे गेम्स में। तो ही टीचेस, देखो और ये भी लिख सकते हैं आप, ही टीचेस द गेम मैथोडिकली, मतलब जो तरीका होता है ना उसके हिसाब से वो सिखाते हैं कोच, उनको रूल्स बताते हैं कि इस गेम में ये रूल है, ये ऐसे करना है, मेथड्स होते हैं उसके, ठीक है। प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड, प्लेयर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उनको जल्दी उठना पड़ता है मतलब मॉर्निंग में। एंड डू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग हार्स, और बहुत घंटे तक उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 3 क्वेश्चन थे पिछले वाले में एक साथ में। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर यूर फेवरेट गेम, की जो तुम्हारा फेवरेट गेम है उसका क्लब बनाने की कभी सोची है। येस, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर बैडमिंटन, कि बैडमिंटन जैसे मेरा फेवरेट है तो मैं इसके बारे में ही सोचूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो, दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल मेंबर्स 7 ईच। 15 बच्चे हैं, उनमें 7 बच्चों की टीम बन गई, लेकिन एक बच्चा बच जाएगा। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर बच जाएगा। वट विल यू डू इफ़ दिस हैपन, आप क्या करोगे अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। आप उसको रेफरी भी बना सकते हैं, है ना, या फिर एक्स्ट्रा पर्सन रख सकते हैं, बाई चांस किसी को चोट लग जाए तो वो खेल सकता है उस केस में।
हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, राइट अबाउट दिस। क्या आप कभी एक्स्ट्रा पर्सन बने हैं, इसके बारे में लिख देंगे। अगर बने हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। येस आई विल मेक 2 टीम्स, पहले तो उस जो 7 प्लेयर्स हैं वो 2 टीम बन गई, एंड ईच एंड रिमेनिंग 1 प्लेयर विल बी द रेफरी, जो एक बच गया उसको रेफरी बना देंगे। और अगर एक्स्ट्रा पर्सन कभी बने तो वो लिखेंगे। येस वंस आई वाज द एक्स्ट्रा पर्सन इन ए फुटबॉल मैच में मैं बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, हर एक गेम के कुछ ना कुछ रूल्स जरूर होते हैं। द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, उन गेम्स के अकॉर्डिंग ही गेम्स को खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इफ द रेफरी इफ द रूल्स आर चेंज्ड। मतलब सोचो कि मतलब देखो अगर रूल्स को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए क्रिकेट, अगर क्रिकेट में रूल को चेंज कर दिया जाए, क्रिकेट में ए बैट्समैन गेट्स आउट, अगर देखो कब होता है बैट्समैन आउट, इफ़ द बॉल्स, जो बॉल होती है फॉल ऑफ द स्टम्प के ऊपर गिरती है और स्टम्प गिर जाती है तो बैट्समैन आउट हो जाता है ना। क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता ही है ना। इमेजिन इफ देयर इज़ ए रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल। मतलब मान लो एक रूल बना दिया गया कि तीनों अगर स्टम्प गिर जाती हैं तीनों की तीनों, तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। तो क्या ये फ़न होगा, वुड इट बी फन, ठीक है, ये मज़ेदार है, ठीक है। ऐसा पूछ रहा है हमसे, यस हो सकता है, ऐसा रूल भी हम बना सकते हैं, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है। न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड, नए नए रूल्स हमेशा बनाए जाते हैं गेम्स में। प्लेइंग ए गेम सच एज क्रिकेट विद न्यू रूल्स में गेव एक्स्ट्रा फन, अगर आप नए रूल्स बनाते हैं तो उससे एक्स्ट्रा फन मिलेगा हमें, टू बोथ द प्लेयर्स एंड द स्पेक्टेटर्स। जो खेलने वाले हैं उनके लिए भी फ़न होगा और जो देखने वाले हैं ना उस गेम को, उनके लिए भी वो नया एक फ़न होगा, मज़ेदार लगेगा उनको भी, क्योंकि नए रूल्स के साथ खेलना और भी फन, मतलब फ़न देता है हमें। I think last question, this is last question, and this chapter from the book is finished now. That's all. Have a nice day.